एपिसोड 6 ट्रेनिंग टेस्ट की शुरुआत। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की चकाचौंध देखकर ध्रुव इसके ऊपर मोहित होने लगा था। उस इंस्टीट्यूट के खूबसूरत कैंपस की चीजों को देखकर ध्रुव काफी खुश था क्योंकि आज तक उसने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी थी। तभी डॉक्टर संजीव उसे अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। ध्रुव गाड़ी से अपना सामान निकालता है और डॉक्टर संजीव के पीछे पीछे चलना जारी रखता है। अंदर जाने के बाद डॉक्टर संजीव एक आदमी को अपना कार्ड देते हैं और वो आदमी कहता है कि आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। डॉक्टर संजीव कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। वह आदमी कहता है कि ठीक है डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अब मेरी है। डॉक्टर संजीव उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद है आकाश। आकाश कहता है कि अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर, आपसे फिर से मिलना तो मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है। उसके बाद आकाश नाम का वह आदमी ध्रुव को अपने पीछे आने के लिए कहता है। डॉक्टर संजीव ध्रुव को कहते हैं कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। ध्रुव उन्हें बाय कहकर आकाश नाम के उस आदमी के साथ चलने लगता है। आकाश ध्रुव से पूछता है कि तुम्हारा डॉक्टर संजीव से क्या रिश्ता है। ध्रुव कहता है कि डॉक्टर संजीव मेरे दूर के अंकल हैं। आकाश कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाओगे। ध्रुव कहता है कि आपको कोई शक है क्या। आकाश हंसते हुए कहता है कि मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन इस ट्रेनिंग को पास करने के लिए एक पासिंग क्राइटेरिया है जिसे पूरा करने पर ही तुम पास हो पाओगे और दूसरी दुनिया में जा पाओगे। ध्रुव कहता है कि मैं पास हो जाऊंगा। आकाश कहता है कि बिल्कुल होना, वरना डॉक्टर संजीव का नाक कट जाएगा। उसके बाद वह ध्रुव को एक कमरा देता है और कहता है कि 1 घंटे बाद वहां सामने वाले हॉल में मिलना। ध्रुव कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह आदमी ध्रुव को एक कार्ड दे देता है और कहता है कि अगले 15 दिन तक इसे अपने पास रखना क्योंकि यह तुम्हारे यहाँ भटकने की चाबी है। ध्रुव वह कार्ड ले लेता है और कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। ध्रुव उस रूम में घुसता है तो पाता है कि वो बिल्कुल उसके घर के कमरे जैसा था। 1 घंटे के बाद ध्रुव उस हॉल के बाहर पहुंचता है जहां एक गार्ड ध्रुव से कार्ड मांगता है। ध्रुव उसे वह कार्ड दिखाता है जो आकाश उसे देकर गया था। उस कार्ड को देखने के बाद वह गार्ड दरवाजा खोलता है और ध्रुव अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह जगह देखने में कमाल की थी और वहां पहले से ही 100 के आसपास लोग मौजूद थे। ध्रुव भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद आकाश वहां बने हुए पोडियम पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तक के इतिहास में किसी साल एक इंस्टीट्यूट में 100 से ऊपर इंसान नहीं आए हैं। इस साल पहली बार इतने एप्लीकेशन आए हैं और आधे से ज़्यादा तो आखिरी दिन आया है। मैं आखिरी दिन पर अप्लाई करने वाले लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने आखिरी दिन ही अप्लाई क्यों किया। एक लड़का कहता है कि हमें देर से पता चला। एक दूसरा लड़का कहता है कि मैं दूसरी दुनिया के बारे में जानकारियाँ जुटा रहा था। ऐसे ही काफ़ी लोगों ने जवाब दिया। आकाश कहता है कि ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाए। आकाश आगे कहता है कि इस ट्रेनिंग को आप लोगों को 3 भाग में सिखाया जाएगा। पहले 2 दिन आपका टेस्ट होगा कि आप लोग वहां जाने के लिए काबिल हैं या नहीं। उसके बाद अगले 3 दिन दूसरी दुनिया में आप लोगों को वहां कैसे जीना है और क्या क्या करना है वह सब बताया जाएगा। उसके बाद 10 दिन तक आप लोगों को कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आप लोग वहां जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एक लड़की कहती है कि दूसरी दुनिया में कैसे जीना है वो यहीं बताया जाएगा या दूसरी दुनिया में। आकाश कहता है कि वह आप लोगों को दूसरी दुनिया में बताया जाएगा, वह भी प्रैक्टिकल करके। उसके बाद आकाश कहता है कि अब मैं आपको पहले टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। पूरे 2 दिन आप लोगों से 10 टेस्ट लिए जाएंगे। अगर कोई एक भी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे आज ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हर टेस्ट का एक पासिंग क्राइटेरिया है जिसे पूरा करने वालों को ही आगे बढ़ने दिया जाएगा।
अगर कोई किसी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और वह चाह कर भी अगला टेस्ट नहीं से पाएगा। आकाश आगे कहता है कि कुल मिलाकर 10 टेस्ट आप लोगों को देने होंगे। हर दिन 5-5 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में आपको 2 चांस मिलेंगे, उसके बाद आप बाहर। तो अब चलिए हम आप लोगों का पहला टेस्ट शुरू करते हैं। एक एक करके आकाश सारे लोगों का नाम पुकारने लगता है और वैसे वैसे लोग उसके पास जाने लगते हैं। आकाश के असिस्टेंट उन टेस्ट को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं और आकाश पहला नाम पुकारता है ध्रुव सक्सेना। अपना नाम सुनते ही ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वो आकाश को कोसते हुए अपने मन में कहता है कि सबसे पहले मेरा नाम पुकारने की क्या जरूरत थी। किसी और का पुकारते तो ज्यादा सही होता। मैं भी उन्हें देखकर कुछ सीख लेता। ध्रुव ये सब सोचते हुए वहां पहुंच जाता है जहां उसका नाम पुकारा गया था। आकाश कहता है कि तो चलो पहला टेस्ट शुरू करते हैं। ध्रुव कहता है कि क्या है टेस्ट। आकाश अपने एक असिस्टेंट को इशारा करता है और वह एक पंचिंग मशीन लेकर वहां पहुंच जाता है। इस पंचिंग मशीन को देखते आकाश कहता है कि तुम्हें इसे हिट करना है और स्कोर 1.000 या उससे ऊपर होना चाहिए, वरना तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ध्रुव कुछ नहीं कहता है और पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश 1 2 3 गिनता है और ध्रुव को पंच करने का इशारा करता है। ध्रुव एक खतरनाक पंच करता है और स्कोर जाकर 0.759 पर जाकर रुक जाता है। ये देखकर आकाश कहता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, वरना तुम बाहर हो जाओगे। ध्रुव एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और मन ही मन कहता है कि यह सतीश अंकल के लिए। उसके बाद वह पिछली बार से भी ज्यादा तेज शॉट मारता है और स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब स्कोर 0.995 पर जाकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ध्रुव के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। ध्रुव अपने दिल की धड़कन खुद सुन पा रहा था। ये स्कोर जब 0.999 पर जाकर रुक सा जाता है तो ध्रुव को निराशा होने लगती है, लेकिन तभी एक एक नंबर और आगे जाता है और स्कोर 1.000 हो जाता है और रुक जाता है। ये देखकर ध्रुव रिलैक्स हो जाता है और आकाश की तरफ देखने लगता है। आकाश कहता है कि आप लोग तालियां बजाए। हमारा पहले टेस्ट को पहले इंसान ने क्वालिफाई कर लिया। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और आकाश धीरे से ध्रुव से कहता है कि डॉक्टर संजीव का नाक तुमने बचा लिया। वह ध्रुव को एक बड़ा सा कार्ड देता है और उसे एक दूसरे रूम में घुसने का इशारा करता है। ध्रुव उस कार्ड को लेकर उस रूम में जाने लगता है। ध्रुव देखता है कि उस कार्ड में 1 से 10 तक लिखा गया था कि पहले नंबर के आगे पास का मोहर लगा दिया गया था। ये देखकर ध्रुव समझ गया था कि यही कार्ड टेस्ट के रिजल्ट को बताने वाला था। ध्रुव वह कार्ड देखते हुए उस रूम के पास पहुंच जाता है। ध्रुव जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस दरवाजे के बाद पूरा रूम ही गड्ढा था। उसके पार एक टेबल और कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद ध्रुव समझ गया था कि उसे यह गड्ढा पार करना है और सामने वाले आदमी तक पहुंचना है। ध्रुव देखता है कि वहां एक काफी पतला सा पुल बना हुआ था। ध्रुव उस पुल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर गिरे तो गए। ध्रुव नीचे गहराई देखता है तो वह लगभग 10 से 12 फीट गड्ढा था। ध्रुव जब उस पुल को देखता है तो कहता है कि इसके ऊपर तो मेरा एक पैर भी ठीक से फिट नहीं होगा। अब ध्रुव तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह उस पुल के ऊपर एक पैर रखकर उसे दबाने की कोशिश करता है कि कहीं वह टूट तो नहीं जाएगा। जब ध्रुव को भरोसा हो जाता है कि वह पुल मजबूत है तो वह आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में सोचने लगता है। उस पुल को देखने के बाद ध्रुव समझ गया था कि इस पार करने के लिए उसे अपने दोनों पैरों के साथ साथ अपने दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करना होगा। ध्रुव ऐसा ही करता है और किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ना शुरू कर देता है। ध्रुव काफी धीरे धीरे चल रहा था और पुल पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वह खत्म। करीब आधे घंटे तक रेंगने के बाद ध्रुव आखिरकार दूसरे तरफ पहुंच गया था।
दूसरी तरफ बाकी के लोग उस दरवाजे के बाहर एक लंबी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे और चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि जब तक पहला इंसान दूसरे टेस्ट में पास या फेल नहीं हो जाता तब तक किसी और की एंट्री बैन थी। ध्रुव के उस पार पहुंचते ही वह दरवाजा खुल जाता है और एक और इंसान अंदर पहुंच जाता है। वह भी आने के बाद ध्रुव की तरह ही थोड़ा शॉक था। ध्रुव उस आदमी के पास जाता है और वह बड़ा सा कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। वह आदमी दूसरे नंबर के आगे पास का मोहर लगा देता है और ध्रुव को सामने बने हुए एक दरवाजे की तरफ जाने का इशारा करता है। ध्रुव उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, जहां पहले से एक असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहा था। वह ध्रुव को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। ध्रुव वहां पहुंचकर देखता है कि वहां एक बड़े से बाथटब था जो पूरा भरा हुआ था और उसके अलावा वहां वह असिस्टेंट बैठा हुआ था। ध्रुव थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है कि अब आप मुझे यह मत कहना कि मुझे नहाना होगा। वह आदमी हंसते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, क्योंकि बाथरूम तो तुम्हारे दिए गए रूम में ही है। ध्रुव कहता है कि मैं इस बाथटब को देखकर कुछ समझा नहीं। वह आदमी कहता है कि तुम्हें इसके अंदर अपने मुंह को 2 मिनट तक डुबाए रखना है। ध्रुव कहता है कि आपका मतलब है कि मैं 2 मिनट तक सांस रोककर रखूं। वह आदमी कहता है कि बिल्कुल सही समझे हो बच्चे। ध्रुव कहता है इसमें भी 2 चांस मिलेंगे ना। वह आदमी कहता है कि बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इस टेस्ट में दूसरा चांस बेकार होता है। वह आगे कहता है कि शुरू हो जाओ। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और इस बाथटब में अपना मुंह घुसा देता है और वह आदमी स्टॉपवॉच शुरू कर देता है। एपिसोड 7 नए दोस्त। ध्रुव के बाथटब में अपना मुंह डालते ही वह आदमी स्टॉपवॉच शुरू कर देता है। पहले आधे मिनट तक तो ध्रुव को कुछ भी होता, लेकिन उसके बाद सांस रोकना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। 1 मिनट तक तो ध्रुव मुश्किल से सांस रोक लेता है, लेकिन उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तभी ध्रुव को याद आता है कि उस आदमी ने उसे बस 2 मिनट तक पानी में मुंह घुसा कर रखने के लिए कहा था, ना कि सांस रोकने को। ध्रुव उसके बाद धीरे धीरे पानी में ही अपना सांस छोड़ने लगता है। आधे और मिनट तक ध्रुव अपने आप को अंदर रखता है, लेकिन अब यह उसके बर्दाश्त के बाहर था। तभी ध्रुव को सतीश की याद आती है और वह बिल्कुल शांत हो जाता है। बाकी का आधा मिनट कैसे निकल जाता है यह उसे भी पता नहीं चलता। वह आदमी 2 मिनट हो जाने के ध्रुव को अपना मुंह बाहर निकालने का इशारा करता है। ध्रुव जल्दी से अपना मुंह बाहर निकालकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। करीब 5 मिनट तक ऐसे ही सांसें लेने के बाद ध्रुव अब अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। वह अपनी जगह से उठता है और वह कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। वह तीसरे नंबर के आगे पास लगा देता है और ध्रुव को एक और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। ध्रुव जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसे सीढ़ियां दिखने लगती हैं। उसके आसपास ध्रुव को और कुछ नहीं दिखता है, तो वह अब सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। सीढ़ियों से उतरने के बाद ध्रुव अपने आप को एक बगीचे में पाता है, जहां पहले से ही एक आदमी मौजूद था। वह ध्रुव को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे शरीर को देखते हुए मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। ध्रुव उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि अब इस टेस्ट में मुझे क्या करना है। वह आदमी अपने आसपास की झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इन झाड़ियों में ऐसा छुपना है कि कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ सके। ध्रुव कहता है कि वैसे मुझे ढूंढेगा कौन? वह आदमी कहता है कि मैं किसी और बुलाऊंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। ध्रुव कहता है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है क्या? वह आदमी कहता है कि जो तुम्हें ढूंढने आएगा उसके बाद 5 मिनट का टाइम लिमिट है। उसके बाद वह आदमी वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं और इस टेस्ट में तुम्हें 3 मौके मिलेंगे। ध्रुव कहता है कि ठीक है। उसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। ध्रुव 1 मिनट उस झाड़ी के बगीचे को देखने में बिता देता है। ध्रुव कुछ और सेकंड सोचता है और दरवाजे के बिल्कुल पास वाले झाड़ी में जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद वह आदमी एक और लड़के को ले आता है। वह लड़का भी बाकी के इंसानी में से एक था जो टेस्ट दे रहे थे। 5वां और चौथा टेस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक को छिपना था और दूसरे को ढूंढना था। उसके बाद जो छिपा था अब उसे ढूंढना था और जो ढूंढ रहा था अब उसे छुपना था।
ध्रुव को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए ध्रुव बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, यहाँ तक कि अपने सांसों के आवाज को भी धीरे कर चुका था। उस असिस्टेंट को भी पता नहीं था कि ध्रुव कहाँ छुपा था। वो टेस्ट देने आए हुए इस लड़के से कहता है कि यहाँ इन झाड़ियों में एक लड़का छुपा हुआ है जिसे तुम्हें 5 मिनट में ढूंढना है, तब तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। वो असिस्टेंट स्टॉप वॉच शुरू करता है और उस लड़के को इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें झाड़ियों को छूना नहीं है बल्कि सिर्फ उन्हें देखना है। वो लड़का इस पूरे झाड़ी में कहीं भी हो सकता है। वो लड़का जैसे ही तुम्हें दिखे तो तुम इशारा करना। वो लड़का कहता है कि ठीक है सर, और स्टॉप वॉच शुरू हो जाता है। वो लड़का इस बगीचे के अंदर जाकर इधर उधर घूमने लगता है और ध्रुव वहां पर आराम से बैठकर यह सब देख पा रहा था। वो बगीचा काफी बड़ा था जिसे 5 मिनट में पूरा ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो लड़का वहीं अंदर 5 मिनट तक घूमता रहता है और कब स्टॉप वॉच रुक जाता है उसे भी पता नहीं चलता। वो असिस्टेंट कहता है कि तुम फेल हो चुके हो बच्चे, अब वापस आ जाओ। वो लड़का निराश होकर वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। वो असिस्टेंट आवाज लगाते हुए कहता है कि बाहर आ जाओ बच्चे। ध्रुव दरवाजे के पास वाले झाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वो असिस्टेंट और वह लड़का जब पीछे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। ध्रुव ऐसे जगह से बाहर निकला था जहाँ उसका होना उस असिस्टेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ध्रुव को देखते हुए वह असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का है बच्चे। ध्रुव कहता है कि थैंक्स। वह ध्रुव के कार्ड के चौथे नंबर के आगे पास का मोहर लगा देता है और कहता है कि तुम वहां जाकर बैठो और जो खाना चाहते हो खाओ। मैं तुम्हें 5वें टेस्ट के लिए जल्द बुलाऊंगा। ध्रुव जाकर सामने कैफेटेरिया में बैठ जाता है। ध्रुव के वहां बैठते ही वहां उसके लिए खाने का सामान और पानी पहुंच जाता है। ध्रुव थोड़ा सोचने के बाद पानी पीने लगता है और अपने आप से कहता है कि यह बेकार और घटिया ट्रेनिंग कब तक चलेगी। ये दिमाग से पैदल लोग हाइड एंड सीक क्यों खिला रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पर। ध्रुव अभी पानी पिया ही था कि वह असिस्टेंट एक बार फिर से वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे आखिरी टेस्ट का वक्त आ गया है बच्चे। ध्रुव प्लेट में पड़े हुए सैंडविच को उठाता है और उस असिस्टेंट के पीछे चलने लगता है। एक बार फिर से वह उस झाड़ियों के बगीचे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह असिस्टेंट ध्रुव को कहता है कि यहाँ एक लड़की छुपी हुई है जिसे तुम्हें 5 मिनट में ढूंढना है। उसके बाद वह आदमी स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। ध्रुव सैंडविच खाते हुए उस बगीचे के बीच में आ जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो लड़की स्मार्ट है तो या तो शुरू में छिपेगी या फिर अंदर छुपेगी। अगर वह लड़की रिस्क नहीं लेना चाहती होगा तो शुरू में बिल्कुल नहीं छिपेगी। बीच में छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वह जानती होगी कि हर कोई उसे वहीं ढूंढेगा। इसका मतलब है कि वह लड़की अंदर की तरफ छुपी होगी। ध्रुव आगे जाने लगता है और थोड़ी देर में ही झाड़ी में ध्रुव को उस लड़की के बाल दिखने लगते हैं। ध्रुव कन्फर्म करते हुए नीचे लेट जाता है और उसे उस लड़की का पैर दिखने लगता है। ध्रुव वहां इशारा करता है और असिस्टेंट इस लड़की को बाहर आने के लिए कहता है। वो लड़की वहीं से बाहर आती है जहां से ध्रुव ने बताया था। इस लड़की को देखकर ध्रुव शॉक हो गया था। वो लड़की सपना थी जो उसके ही कॉलेज में पढ़ती थी और शालिनी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। इसके साथ साथ वह ध्रुव से काफ़ी नफरत करती थी। सपना भी जब ध्रुव को देखती हैं तो वह भी शॉक हो जाती हैं कि ध्रुव जैसा फटीचा और गरीब लड़का यहाँ दूसरी दुनिया में जाने की ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे बड़ा शॉक तो उसे तब लगा जब उसे पता चला था कि ध्रुव ने उसे पकड़कर उसे पहले अटेम्प्ट में फेल कर दिया था। जब सपना ने पहली बार ध्रुव सक्सेना नाम सुना था पहले टेस्ट में तो उसे लगा था कि कोई और होगा क्योंकि कई लोगों के एक नाम होना आम बात है। लेकिन यह वही ध्रुव था, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव जैसे किसी नकारा इंसान से वो हार गई थी। वह वहां से जाते हुए ध्रुव को धीरे से कहती हैं कि यह तुमने सही नहीं किया। इसका खामियाजा तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। अगर मैं आगे के चांसेस में भी फेल हो गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती हैं।
ध्रुव उसकी बातें सुनकर एक स्माइल देते हुए उसे इग्नोर कर देता है और सैंडविच खाने लगता है। ध्रुव की सैंडविच खाते हुए देखकर वह असिस्टेंट कहता है कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है बच्चे। ध्रुव को तब याद आता है कि उसे कार्ड पर पास का मोहर चाहिए था। ध्रुव जल्दी से सैंडविच खत्म करता है और वह कार्ड उस असिस्टेंट की तरफ बढ़ा देता है। वह असिस्टेंट 5वें नंबर के आगे मोहर लगाते हुए कहता है कि आज शाम 5 बजे एक बार फिर से हॉल में पहुंच जाना। तब तक जो करना चाहते हो करो। ध्रुव कार्ड लेता है और वहां से निकल जाता है। ध्रुव ऐसे ही इस एरिया की तरफ निकल जाता है जो दिखने में एक पार्क की तरह था। ये दुनिया की उन खूबसूरत जगहों में से एक था जहां आज भी पेड़ पौधे पाए जाते थे। ध्रुव वहां एक बेंच पर बैठ जाता है और 5 बजने का इंतजार करने लगता है। ध्रुव ऐसे ही बैठा हुआ था तभी वहां 2 लड़के आते हैं और ध्रुव से पूछते हैं कि हम यहाँ बैठ सकते हैं क्या। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल बैठ सकते हो यार, वैसे भी ये जगह मेरा अपना तो है नहीं जो मैं तुम लोगों को बैठे से रोक सकूं। ये सुनकर वे दोनों हंसने लगते हैं और ध्रुव के साथ बैठ जाते हैं। दोनों अपना हाथ ध्रुव की तरफ बढ़ाते हैं। एक कहता है कि मेरा नाम अनिकेत है और दूसरा कहता है कि मेरा नाम आयुष है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। ध्रुव के जिंदगी का ये दूसरा मौका था जब कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव उन दोनों से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम ध्रुव है। अनिकेत कहता है कि तुम शायद 5 टेस्ट में पास हो गए हो। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल हो गया हूँ। अनिकेत कहता है कि हम दोनों भी पास हो गए हैं। ध्रुव कहता है कि मुबारक हो। आयुष कहता है कि मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है दूसरी दुनिया में जाने का। अनिकेत कहता है कि सब्र रख यार, बस 2 दिन की ही बात है, उसके बाद हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ध्रुव उनसे पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कोई इससे पहले भी दूसरी दुनिया में गया है क्या। आयुष कहता है कि मेरे तो नहीं लेकिन अनिकेत का पूरा परिवार दूसरी दुनिया में आते जाते रहते हैं। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि तब तुम्हें तो काफी कुछ ऐसा पता होगा जो अभी तक हमें पता नहीं चला है। अनिकेत कहता है कि तुम्हारे परिवार में से कोई नहीं गया है क्या। ध्रुव कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, सारे लोगों की सालों पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई। अनिकेत सांत्वना दिखाते हुए कहता है कि सॉरी भाई। ध्रुव कहता है कि कोई बात नहीं। अनिकेत कहता है कि हम सब हैं न यार, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आगे चलकर काफी कुछ धांसू चीजें करने वाले हैं। ध्रुव कहता है कि जैसे। अनिकेत कहता है कि पहले से ही मेरा एक दोस्त वहाँ है और उसकी एक छोटी सी गैंग है जिसमें वह हमारे वहाँ पहुँचते ही शामिल हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी शामिल करवा सकते हैं। ध्रुव पूछता है कि इससे क्या फायदा होगा। अनिकेत कहता है कि वहाँ के जानवर और बाकी चीजें काफी खतरनाक होते हैं जिनका शिकार अकेले करना नामुमकिन है लेकिन गैंग्स में करने में आसान है। तुमने तो सुना होगा कि एकता में शक्ति होती है। एपिसोड 8 ट्रेनिंग टेस्ट का खात्मा। अनिकेत की बात सुनकर ध्रुव कहता है कि इससे क्या फायदा होगा। अनिकेत कहता है कि इससे हमें जल्दी जल्दी ताकतवर बनने में मदद मिलती है ताकि हम दूसरे लेवल में इवॉल्व हो सके। ध्रुव भी जानता था कि वह अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे गैंग में शामिल होना चाहूँगा। अनिकेत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, समझो शामिल हो गए। ऐसे ही गप्पे मारते हुए कब शाम के 5 बज जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। आयुष कहता है कि बहुत बातें हो गई हैं यार, जल्दी से हॉल चलो वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद तीनों हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। ध्रुव रास्ते में पूछता है कि यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं वे अमीर हैं क्या। अनिकेत कहता है कि बिल्कुल नहीं ध्रुव, अमीर लोगों के लिए ट्रेनिंग कुछ नहीं है, वे जब चाहे आराम से घुस सकते हैं। ध्रुव कहता है कि यह तो गलत बात है। आयुष कहता है कि अमीरों की कोई भी बातें गलत नहीं होती। ध्रुव कहता है कि हाँ ये तो सही कहा तुमने। आयुष कहता है कि तुम्हें एक बात पता है क्या, मैंने 16 साल के उम्र में ही ग्रेजुएट कर लिया था। ध्रुव कहता है कि कैसे कर लिया यार। अनिकेत कहता है कि मैंने भी 17 साल की उम्र में किया। ध्रुव कहता है कि मैंने भी कल ही ग्रेजुएट किया है।
आयुष कहता है कि तुम्हें 18 साल लग गए। ध्रुव कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। आयुष कहता है कि आजकल लोग 16 से 17 साल में ही ग्रेजुएट हो जाते हैं। ध्रुव कहता है कि हाँ यार पता है, लेकिन तुम्हें एक बात पता है क्या? कई 100 साल पहले ग्रेजुएट करने वाले लोगों की उम्र कम से कम 21 से 22 साल होती थी। अनिकेत कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग पढ़ते नहीं होंगे। ध्रुव कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वे लोग 5 से 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू करते थे, लेकिन हम तो 3 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। आयुष कहता है कि हाँ भाई, लेकिन अब पढ़ाई से कंप्लीट छुट्टी। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल यार, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। यही सब बातें करते हुए तीनों एक बार फिर से हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां आकाश पहले से ही खड़ा था और कुछ देर के बाद अपना भाषण देना शुरू कर देता है। आकाश कहता है कि मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खेद हो रही है कि अब तक हुए 5 टेस्ट में पूरे 12 लोग बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ 103 लोग बचे हुए हैं। मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि जो बचा हुआ टेस्ट आप लोगों का कल होने वाला था वह अभी ही होगा, और आज रात को ही आप लोगों को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर अनिकेत धीरे से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है यार कि यह काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। ध्रुव कहता है कि अगर ये लोग बचे हुए 5 टेस्ट हटा देते तो यकीनन वह गुड न्यूज़ होता। आयुष कहता है कि ध्रुव सही बोल रहा है भाई, टेस्ट के नाम पर हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि एक बार फिर से ध्रुव सक्सेना नाम आकाश पुकारने लगता है। ये सुनकर ध्रुव मन ही मन कहता है कि कम से कम बचे हुए 5 टेस्ट के लिए तो मुझे पीछे रखते। ध्रुव नहीं चाहते हुए भी वहां पहुंच जाता है और उसे रास्ते में सपना दिखती है, जो ध्रुव को गुस्से से देख रही थी। ध्रुव उसे नहीं देखने का नाटक करके वहां पहुंच जाता है जहां उसे बुलाया था। आकाश कहता है कि तुम्हें इस 50 किलो के वेट को उठाकर 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ध्रुव तो ये सुनकर ही शॉक हो गया था। ध्रुव के खुद का वेट 35 किलो था और यहाँ उसे 50 किलो का वेट उठाना था। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और उस वेट को उठाने की कोशिश करने लगता है। ध्रुव से वेट उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ध्रुव काफी कोशिश करने के बाद उसे उठा ही लेता है। ध्रुव अब उसे होल्ड करके नहीं रख पा रहा था। करीब 8वें सेकंड में ध्रुव के नाक से खून आने लगता है, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड होता है ध्रुव उस वेट को नीचे पटक देता है। आकाश डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर ध्रुव को देखने लगता है। ध्रुव कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव अपना खून साफ करता है और कार्ड पर मोहर लेने के बाद अगले रूम में पहुंच जाता है। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। वो मौजूद आदमी कहता है कि तुम्हें इस पत्थर को इस हथौड़े की मदद से तोड़ना है, और जब मैं उसका सबसे बड़े टुकड़े का वजन करूं तो वह 10 केजी से कम आना चाहिए। तुम्हारे पास पूरे 5 मिनट है। उसके बाद वह ध्रुव को हथौड़ा दे देता है और ध्रुव अपना काम शुरू कर देता है। ध्रुव ने उस पत्थर के कई टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसका हर टुकड़ा उसे 10 केजी से ज्यादा लग रहा था। ध्रुव सारे टुकड़ों को और छोटा करता है, लेकिन एक टुकड़ा बच जाता है क्योंकि 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। ध्रुव को अब शक होने लगा था कि कहीं वह बाहर न हो जाए। वैसे भी उसके पास एक और मौका था। वह आदमी कहता है कि वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चूक गए हो। ध्रुव कुछ नहीं कहता है और उसे बड़े टुकड़े का वजन होते हुए देखता रहता है। ध्रुव की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वजन देखकर वह रिलैक्स हो जाता है। उस बड़े टुकड़े का वजन था 9.992 केजी। ये देखकर वह आदमी कहता है कि तुम बाल बाल बचे हो बच्चे। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल। अब ध्रुव ने 7 टेस्ट पार कर लिया था और अब सिर्फ 3 टेस्ट बाकी थे। वह आदमी कहता है कि आखिरी के 3 टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, क्योंकि असली टेस्ट वहां से शुरू होगा। वह ध्रुव को एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और ध्रुव उसके अंदर चला जाता है। ध्रुव जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसे अपने सामने एक रोड जैसा दिखता है, जिसके नीचे काफी गहरा गड्ढा था। वह आदमी ध्रुव के पास आता है और कहता है कि चौकन्ने रहना बच्चे। उसके बाद ध्रुव आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे उस रोड पर चलते हुए सोचता है कि ये चौकन्ने रहने से उस आदमी का क्या मतलब था।
ध्रुव ये सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से कुछ बहुत ही तेजी से आता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता वह चीज ध्रुव के सर पर आकर लग जाती है। ध्रुव को बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वह इस चीज को निकालता है तो उसे पता चलता है कि वह एक तीर था जिसके आगे एक चिपकने वाला रबर लगा हुआ था। ध्रुव ये देखकर समझ जाता है कि उस आदमी ने चौकन्ने रहने के लिए क्यों कहा था। ध्रुव के ऊपर और भी वैसी तीरों की बारिश होने लगती है। वक्त के साथ साथ वे तीर अब चोट पहुंचाने लगे थे। ध्रुव ये जानता था कि उसे बस इस रोड को पार करना है। ध्रुव तेजी से दौड़ने लगता है ताकि उन तीरों से बुरी तरह घायल होने से पहले वह इस रोड को पार कर लेना चाहता था। ध्रुव जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस रोड पर बड़े बड़े स्पाइक निकल आते हैं। ध्रुव उन्हें कूदकर पार करता है। ये सब यहीं नहीं रुकता है और ऐसे बहुत सारे ट्रैप्स पूरे रोड पर बिछे हुए हैं। कहीं रोड के ऊपर एक बड़ा सा बॉल लगा था जो अगर एक बार लग जाए तो किसी को भी रोड से नीचे फेंक सकता था। तो कहीं रोड जलती थी तो कहीं चूहे पकड़ने वाले खतरनाक ट्रैप्स लगे हुए थे जिसके ऊपर पैर पड़ने का मतलब था एक खतरनाक दर्द को सहना। ध्रुव दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था जिसकी वजह से उसका पैर एक ट्रैप पर जाता है और उसी पर वह ट्रैप ध्रुव के पैर को जकड़ लेता है जिसकी वजह से ध्रुव की एक चीख निकल जाती है। ध्रुव को सामने ही इस रोड का अंत दिखता है तो वह उस ट्रैप के साथ ही भागने लगता है। ध्रुव इतनी जल्दी में था कि उसे रोड के आखिरी में बना हुआ ब्रेकर नहीं दिखता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर भी ध्रुव एक सुकून भरी सांस लेता है क्योंकि अब वो उस रोड को पार कर चुका था। ध्रुव जब उस ब्रेकर को गौर से देखता है तो पाता है कि वो ब्रेकर बिल्कुल रोड के ही रंग का था जो इतनी आसानी से नहीं दिखने वाला था। ध्रुव सबसे पहले उस ट्रैप को खोलकर अपना पैर बाहर निकालता है और इस ट्रैप को देखने लगता है। उस ट्रैप में स्पाइक नहीं थे वरना उसे गहरे घाव आ सकते थे। ध्रुव उस ट्रैप को वहीं फेंकता है और आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ 2 ही टेस्ट बचे हुए थे लेकिन अब ध्रुव की सांसें फूल रही थी, लेकिन फिर भी ध्रुव अगले रूम में कदम रखता है। ध्रुव को देखते हुए वह आदमी कहता है कि लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ध्रुव कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो अंदर हुआ है, बाहर कुछ नहीं हुआ है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा अगला टेस्ट शुरू होता है। ध्रुव कहता है कि मैं अभी थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ क्योंकि मुझमें अब भागने की काबिलियत नहीं बची है। वह असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि इस टेस्ट में तुम्हें बिल्कुल भागना नहीं है। इतना कहते ही वह ध्रुव को एक बो और 5 तीर पकड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें 5 शॉट्स में 20 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। ध्रुव कहता है कि अब ये बो और तीर क्यों? वह असिस्टेंट कहता है कि तुम जहां जाने वाले हो वहां ऐसे ही हथियार काम करती है, जैसे कि तीर कमान, तलवार, भाला, ढाल, क्रॉसबो बोल्ट। वहां गोली बंदूक ये सब काम नहीं करती, इसलिए ये टेस्ट हैं। ध्रुव कहता है कि ठीक है। वह कमान उठाकर शॉट मारना चालू करता है। ध्रुव का टोटल स्कोर होता है 5 क्योंकि ध्रुव के पहले 4 शॉट बोर्ड पर लगे ही नहीं थे। वह असिस्टेंट कहता है कि अब ऐसा करोगे तो बिल्कुल बाहर हो जाओगे। ध्रुव कहता है कि यह पहली बार था इसलिए ऐसा हो गया। वह असिस्टेंट और 5 तीर देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। फेल होने पर बाहर। ध्रुव निशाना लगाना शुरू करता है और सिर्फ 4 तीर से 5-5 का स्कोर करके 20 बना देता है और आखिरी टेस्ट के लिए निकल पड़ता है। यह आखिरी टेस्ट नीचे ग्राउंड में होने वाला था जहां जाते ही ध्रुव को सामने एक काफी बड़ा पत्थर दिखता है जो एक मशरूम जैसा दिख रहा था। वहां एक लड़की आती है जो असिस्टेंट में से एक थी। वह कहती है कि आखिरी टेस्ट में तुम्हारा स्वागत है। ध्रुव कहता है कि मैं जल्दी से इस टेस्ट को खत्म करना चाहता हूं क्योंकि दोपहर से मैं सिर्फ एक सैंडविच पर जिंदा हूं। वो लड़की अपने सामने वाले मशरूम जैसे पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह है तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। ध्रुव कहता है कि क्या करना है इस पत्थर के साथ। वो लड़की कहती है तुम्हें इसके ऊपर चढ़ना है। कि क्या बात कर रही हैं आप? ये पत्थर को काफी ज्यादा चिकना है, ऊपर जाकर आगे बढ़ गया है मशरूम की तरह। इसके ऊपर कोई कैसे चढ़ सकता है? वो लड़की कहती है कि इसे मशरूम की तरह जानबूझकर बनाया गया है। एपिसोड 9 डिवाइन सिटी में ट्रांसफर।
ध्रुव उस लड़की असिस्टेंट की बात सुनकर कहता है कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, का मतलब नहीं समझा मैं। वो लड़की कहती है कि ताकि इस चढ़ाई को और मज़ेदार बनाया जा सके। ध्रुव वहाँ कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह मन ही मन कहता है कि किस हराम के पिल्ले ने ऐसा दिमाग लगाया है। इस पत्थर को मशरूम की तरह बनवाने वाला वह हराम का पिल्ला अगर मुझे मिल जाए तो उसके पीछे उस मशरूम को निकाल कर घुसा दूंगा। फिर उसे पता चलेगा कि उसके मजे में हम जैसों की क्या हालत होती है। ध्रुव को सोच में पड़ा हुआ देखकर वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम बाहर नहीं होने वाले हो। ध्रुव सरप्राइज होते हुए पूछता है कि मतलब। वो लड़की कहती है कि इस टेस्ट को कंप्लीट करने का कोई लिमिट नहीं है। तुम जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकते हो जब तक चढ़ ना जाओ। ध्रुव ये सुनकर मन की कहता है कि वो हराम का पिल्ला उतना भी बुरा नहीं जितना मैं सोच रहा था। वो लड़की कहती है कि लेकिन 8 बजने से पहले इसे खत्म करना ही होगा वरना सच में बाहर हो जाओगे। उसके बाद वह लड़की ध्रुव को एक छोटा सा बॉक्स देकर कहती है कि यह चढ़ने के बाद काम आएगा। उसके बाद वह वहां से जाने लगती है तो ध्रुव पूछता है कि कार्ड पर मोहर कौन लगाएगा अगर आप चली जाएंगी तो। वो लड़की कहती है कि इस मशरूम के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो मोहर लगाएगा। इसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती हैं। ध्रुव सबसे पहले उस मशरूम जैसे दिखने वाले पत्थर को गौर से देखता है तो पाता है कि उसमें काफी छेद थे जिसके जरिए कोई भी आसानी से ऊपर चढ़ सकता था। ध्रुव ये भी नोटिस करता है कि उसके नीचे एक काफी मोटा गद्दा लगा हुआ था ताकि कोई गिरे तो उसे चोट नहीं लगे। ध्रुव इस छेदों की मदद से ऊपर पहुंच जाता है और जब इधर उधर देखता है तो उसे मशरूम के नीचे वाले हिस्से में भी वैसे ही छेद दिखते हैं तो ध्रुव उन छेदों में अपना हाथ घुसाकर लटक जाता है और वैसे ही धीरे धीरे अगले छेदों में अपना हाथ घुसाकर आगे बढ़ने लगता है। एक छेद में ध्रुव जैसे ही हाथ घुसाता है तो उसका पकड़ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। ऐसा दर्जनों बार होता है लेकिन ध्रुव ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ध्रुव नीचे बैठकर सोचने लगते हैं तभी उसे इस लड़की असिस्टेंट से एक लड़की बात करती हुई नजर आती है जो सपना थी। ध्रुव उसे देखते ही अपने आप से कहता है कि इससे मिलने का मतलब है कि अपनी बेइज्जती करवाना। ध्रुव जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है और इस बार वह सावधानी से लटकते हुए आखिरी छोर पर पहुंच जाता है जहां से वह उस मशरूम पर चढ़ सकता था। सपना भी अब मशरूम के नीचे आकर खड़ी हो गई थी और ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव को देखते हुए वह कहती है कि तुम इसे कभी भी पार नहीं कर पाओगे फटीचा। ध्रुव उसे इग्नोर करते हुए आखिरकार ऊपर पहुंच ही जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि तुम अब यहाँ आकर दिखाओ। ध्रुव को ऐसा लगा था कि अब सब खत्म हो गया लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे मशरूम के और ऊपर जाना है। ध्रुव जब नीचे देखा है तो पाता है कि वो पतली सी फ्लैट सरफेस पर खड़ा है और ऊपर मशरूम बिल्कुल एक गुंबज के जैसा था। ध्रुव चारों तरफ घूमकर देखता है लेकिन उसे कहीं से भी चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ध्रुव को वह गुंबज काफी ज्यादा चिकना नजर आ रहा था। ध्रुव मन ही मन कहता है कि मैं उसे हराम के पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मिलेगा ना उसे यही खड़ा करके और नीचे से सारे गद्दे हटाकर धक्का दे दूंगा। ध्रुव रिलैक्स करते हुए अपने आप से कहता है कि ध्रुव रुक जा ध्रुव, कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे मैं इस गुंबज के ऊपर जा सकूं। तभी ध्रुव को इस बॉक्स की याद आती है जो इस लड़की ने उसे दिया था। ध्रुव इस छोटे से बॉक्स को खोलता है तो उसे दस्ताना मिलता है जिसके ऊपर किले लगी हुई थी। ध्रुव जल्दी से वह दस्ताना पहनता है और उस चिकने गुंबज पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है। ध्रुव जब ऊपर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। ध्रुव मन ही मन सोचता है कि कहीं यहाँ बैठने वाला भाग तो नहीं गया। ध्रुव वहां एक पोल देखता है जो इस मशरूम के ऊपर लगी हुई थी जिसके ऊपर जाने के एक सीढ़ी थी। ध्रुव सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है और देखता है कि वहां एक रस्सी बंधी हुई थी जो दूर कहीं कनेक्ट थी। ध्रुव अपने आप से कहता है कि यहाँ बैठने वाला कहीं इस रस्सी के जरिए भाग तो नहीं गया। ध्रुव उस रस्सी को पकड़ता है और जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो ध्रुव रस्सी पर फिसलते हुए तेजी से आगे जाने लगता है। काफी मुश्किल से ध्रुव ने अपने आप को संभाला था। ध्रुव सीधे एक दूसरे बिल्डिंग के छत पर जाकर रुक जाता है।
ध्रुव वहां देखता है कि पहले से ही वहां आकाश बैठा हुआ था। ध्रुव जब नीचे उतरता है तो देखता है कि उसका वह दस्ताना लगभग कट चुका था। ध्रुव उस दस्ताने को निकालते हुए कहता है कि अगर थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही फिसलता रहता तो मेरा हाथ बचता ही नहीं। ध्रुव वहां बैठे हुए आकाश के पास जाता है और कहता है कि मुझे वहां कोई नहीं मिला। आकाश कहता है कि वहां कोई था ही नहीं, तुम्हें यहीं आना था मेरे पास। वैसे अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ध्रुव कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया हो। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आकाश हंसते हुए ध्रुव का कार्ड लेता है और आखिरी नंबर के आगे भी पास का मोहर लगा देता है और उस कार्ड को एक मशीन में डालते हुए कहता है कि तुमने डॉक्टर संजीव के नाम और नाक दोनों को बचा लिया। ध्रुव कहता है कि अब क्या करना है? आकाश कहता है कि यह कार्ड बताएगा कि तुम किस सिटी में जाओगे। ध्रुव कहता है कि कितने सिटी हैं? आकाश कहता है कि वैसे तो वहाँ अनगिनत सिटी हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ 3 सिटीज में इंसानों को भेजता है। पहला है स्वॉर्ड सिटी, जो शैडो निंजा के कंट्रोल में है और आसपास का सबसे बड़ा सिटी है। दूसरा है जेड सिटी, जो ब्लेज के कंट्रोल में है। आखिरी सिटी है डिवाइन सिटी, जिसके ऊपर हम इंसानों का कंट्रोल है। ध्रुव कहता है कि तो मैं वहीं जाना चाहूंगा जहां इंसानों का कंट्रोल है। आकाश कहता है कि यह मशीन जिसमें मैंने तुम्हारा कार्ड डाला है वह डिसाइड करेगा कि तुम कहां भेजे जाओगे। ध्रुव कहता है कि क्या दूसरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं 3 जगह इंसान रहते हैं? आकाश कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे और भी इंस्टीट्यूट हैं धरती पर जो अलग अलग जगहों पर अपने ट्रेन किए हुए इंसान भेजते हैं। तभी वह कार्ड मशीन से बाहर आ जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था डिवाइन सिटी। आकाश कहता है कि कमाल हो गया है ध्रुव, तुम डिवाइन सिटी ही जाओगे। वह ध्रुव को उसका कार्ड दे देता है और वह छोटा सा कार्ड लेता है और उसके ऊपर डिवाइन सिटी छाप देता है और कहता है कि नीचे जाओ और डिनर करो। ध्रुव कहता है कि 7 बजे डिनर। आकाश कहता है कि 8 बजे दूसरी दुनिया के निकलना है बच्चे तो। ध्रुव उसे कहता है कि मैं समझ गया। ध्रुव जाने ही वाला होता है कि आकाश कहता है कि इस बड़े वाले कार्ड को वहां पहुंचते ही वहां के ट्रेनर को दे देना और छोटे वाले कार्ड को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे लौटा देना। ध्रुव पूछता है कि ऐसा क्यों? आकाश कहता है कि रूल है। ध्रुव वहां से नीचे चला जाता है और जैसे ही वह नीचे जाता है तो उसकी सारी थकान वहां के नज़ारे को देखकर चली जाती है। वहां हर तरीके के खाना मौजूद था। वहां इतने किस्म का डिश था जितना ध्रुव ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। ध्रुव जल्दी से 2-3 डिश लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वह जगह लोगों से भर जाती है और अनिकेत और आयुष भी ध्रुव के साथ बैठकर खाने लगते हैं। ध्रुव कहता है कि तुम लोग किस सिटी में जाने वाले हो? अनिकेत कहता है कि गड़बड़ हो गया है यार, मैं डिवाइन सिटी और आयुष स्वॉर्ड सिटी जाएगा। काश हम अमीर होते तो जो चुनना चाहते वह चुन सकते। ध्रुव कहता है कि बुरा हुआ। आयुष पूछता है कि वैसे तुम्हारा कौन सा सिटी है? ध्रुव कहता है कि मेरा भी डिवाइन सिटी है भाई। अनिकेत कहता है कि क्या बात है, मुझे तो लगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आयुष कहता है कि लेकिन मैं तो अकेला पड़ गया ना। अनिकेत कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए। आयुष कहता है कि वह क्यों? अनिकेत कहता है कि देखो, अगर तुम ज़ैड सिटी में जाते तो उन दोगले ब्लेज प्रजाति वाले तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। शैडो निंजा उनसे तो काफ़ी ठीक हैं। आयुष कहता है कि इसीलिए तो मैं शांत हूँ। अनिकेत कहता है कि अगर कोई डिवाइन सिटी से स्वॉर्ड सिटी जाना चाहेगा तो तुम उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आयुष कहता है कि कोई दिमाग से पैदल आदमी ही ऐसा करना चाहेगा। अनिकेत कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ध्रुव कहता है कि तो फिर सही है, आयुष भी डिवाइन सिटी आ सकता है। आयुष कहता है कि लेकिन कब होगा ये? ध्रुव कहता है कि जल्दी हो जाएगा यार, चिंता मत करो। आयुष कहता है कि मैं तो सिर्फ इंतजार कर सकता हूँ। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि तुम्हारा वह गैंग का लीडर किस सिटी में है? अनिकेत कहता है कि चिंता मत करो दोस्त, वह डिवाइन सिटी में ही है। तुम्हारा काम बन जाएगा। ध्रुव कहता है कि थैंक्स यार।
दूसरी तरफ आकाश जब अपना काम खत्म कर लेता है तो उसे डॉक्टर संजीव का फोन आता है। आकाश कहता है कि आपका काम हो गया है, मैंने ध्रुव को डिवाइन सिटी के लिए सेलेक्ट कर दिया है। डॉक्टर संजीव कहते हैं कि थैंक्स आकाश। आकाश कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, आज मैं जिस जगह हूँ उसकी वजह सिर्फ आप है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके बाद आकाश फोन काट देता है और माइक पर चिल्लाते हुए कहता है कि सारे लोग अपना सामान लेकर हॉल में मिले। ये सुनते ही सारे लोग अपना अपना सामान लेकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार सपना ध्रुव के बगल में ही खड़ी थी। वह कहती है कि तुम डिवाइन सिटी पहुंचो तो सही, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। उसके बाद वह आगे बढ़ जाती हैं। उसी वक्त अनिकेत और आयुष भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी वक्त आकाश कहता है कि अपने सिटी के अनुसार लोग अलग अलग हो जाए। सारे लोग वैसा ही करते हैं। जाते वक्त आयुष कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम अगले दिन यहाँ कैफेटेरिया में मिलेंगे। ध्रुव और अनिकेत दोनों हामी भरते हैं और आयुष अपने सिटी के लोगों के साथ चला जाता है। ध्रुव देखता है कि डिवाइन सिटी में सिर्फ 20 लोग ही थे, जबकि बाकी के दोनों सिटी में 30 के आसपास लोग थे। ध्रुव अनिकेत से इसकी वजह पूछता है तो अनिकेत कहता है कि डिवाइन सिटी बाकियों से छोटा है न इसलिए। आकाश तीनों ग्रुप को 3 अलग अलग जाने का इशारा करता है और सब उधर चलने लगते हैं। एपिसोड 10 दूसरी दुनिया में के साथ ऐसे लोग जब उस कमरे में पहुंचता है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उस कमरे की चीजें काफी ज्यादा एडवांस थी और वहां रेल की 2 पटरियां बिछी हुई थी। एक के ऊपर एक छोटी सी एक 3 डब्बे वाली ट्रेन खड़ी थी जो पटरी से 2 इंच ऊपर थी। वहां और भी बहुत सारे लोग थे जो चढ़ रहे थे उस ट्रेन पर। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि आजकल के फ्लाइंग कार के जमाने में ट्रेन। अनिकेत कहता है कि यह ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन है, यही लोगों को दूसरी दुनिया ले जाता है, और दूसरा जो खाली पटरी है वहां भी एक ट्रेन है। ध्रुव कहता है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनिकेत कहता है कि तुम्हें तो हाल फिलहाल में पता चला है तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो सालों से इसके बारे में पता है, तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। ध्रुव कहता है कि यकीनन तुम ग्रेट हो। तभी वहां आकाश आ जाता है और कहता है कि अब सारे लोग यहाँ सवार हो जाओ। सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं जो अंदर से काफी अच्छा था। जाते वक्त आकाश कहता है कि आप लोगों की यह यात्रा पूरे 1 दिन की होगी। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि वहां जाने में 1 दिन लगता है। अनिकेत कहता है कि बिल्कुल भाई। ध्रुव पूछता है कि अमीर लोग भी इसी से सफर करते हैं क्या? अनिकेत कहता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए हैं। अमीरों के पास उनका अपना ट्रांसपोर्टेशन मशीन है जो उन्हें सेकंड्स में वहां पहुंचा देता है। ध्रुव कहता है कि मैं अभी आगे चलकर उसे खरीदूंगा। अनिकेत कहता है कि उसकी कीमत 100 करोड़ है जो अब तक मेरे माँ बाप नहीं खरीद पाए हैं। ध्रुव कहता है कि तो पार्टनरशिप में खरीदूंगा। अनिकेत कहता है कि हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगले दिन जब ट्रेन रुकती है तो वहां मौजूद सारे लोगों का एक्साइटमेंट पीक पर होता है। ध्रुव जब बाहर आता है तो वहां वह एक सबवे जैसे किसी जगह पर था। वहां पहले से ही 4-5 लोग मौजूद थे जो ध्रुव और बाकी के लोगों के उतरते ही उन्हें रिसीव करने पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे चलते हुए ध्रुव जब बाहर आता है तो शॉक हो जाता है। ध्रुव अपने आप से कहता है कि यह है PSX। उस जगह का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। वहां अभी भी चिलचिलाती हुई धूप थी जिसमें वहां का हर एक इमारत चमक रहा था। वहां मौजूद एक लंबे मूंछ वाला इंसान कहता है कि मेरा नाम प्रभात शुक्ला है और मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। वैसे ट्रेनिंग पिछले साल तक 15 दिन की होती थी, लेकिन इस बार यह ट्रेनिंग सिर्फ 10 दिन की होगी, जिसमें से 2 दिन बीत चुका है। प्रभात कहता है कि यह जगह हमारी धरती से अलग है। यहाँ रातें सिर्फ 6 घंटे की होती हैं और दिन 18 घंटे का। आप लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करें क्योंकि सुबह होते ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्रभात का एक आदमी लोगों का बड़ा कार्ड ले लेता है और सारे लोगों को इनका रूम दिखाने लगता है। वहां मौजूद सारे लोग इतने थके हुए थे कि रूम मिलते ही अपना सामान फेंककर वहीं लेट जाते हैं। ध्रुव भी ऐसा ही करता है और वहां सो जाता है।
सुबह दरवाजे पर एक तेज दस्तक के साथ ध्रुव उठता है और एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अब मुझे काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है। ध्रुव जल्दी से बाहर आता है ताकि वह देख सके कि जहां वह आया है वह कैसी जगह है। ध्रुव सबसे पहले बाहर आता है तो उसकी नज़र अपने रूम के नंबर पर पड़ती है जो 420 था। ध्रुव उसे देखते हुए कहता है कि क्या रूम नंबर मिला है? आगे चलकर यह बिल्कुल मेरा कैरेक्टर खराब कर देगा। ध्रुव को तभी अनिकेत दिखता है जो उसके बगल वाले रूम से निकला था। ध्रुव उसकी तरफ जाने लगता है तब ध्रुव को पता चलता है कि अनिकेत किसी दूसरे रूम से नहीं बल्कि एक दूसरे घर से निकला था। ध्रुव बाहर आकर वहां मौजूद घरों को ध्यान से देखने लगता है। वह छोटे छोटे घर थे जो एक दूसरे के बगल में बने हुए थे, जिसके अंदर एक क्रिस्टल का बेड और एक क्रिस्टल की टेबल और कुर्सी थी। उसके साथ साथ हल्का होने की भी एक छोटी सी जगह इसमें मौजूद थी। वह घर भी पूरी तरीके से क्रिस्टल का बना हुआ था। ध्रुव जब पीछे मुड़ता है तो भौंच कर रह जाता है। ध्रुव को अब एहसास होता था कि वह सिटी कितनी बड़ी थी। वह सिटी बिल्कुल इस मशरूम वाले पत्थर की तरह थी, लेकिन उसमें ढलान नहीं थी। उसके बीचों बीच एक बड़ा सा टावर था जो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ था। उस दीवार के बाद एक और उससे भी बड़ी दीवार थी जिसके बीच में भी काफी सारे घर से जो ध्रुव के घर से काफी बड़े बड़े थे। अनिकेत ध्रुव के पास आता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो? ध्रुव कहता है कि हम लोगों को यहाँ नीचे इतने छोटे छोटे घर दिए हैं, लेकिन उस दोनों दीवारों के बीच में बड़े बड़े घर हैं। हमें वहाँ नहीं भेजा जा सकता था क्या? अनिकेत कहता है कि ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है। ध्रुव कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मतलब? अनिकेत कहता है कि वह बड़ा सा टावर देख रहे हो ना? ध्रुव कहता है कि हाँ देख रहा हूँ। अनिकेत कहता है कि वहाँ अमीर लोग रहते हैं जो इस छोटी सी दीवार से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वे लोग अपने आप को ग्रेड ए कहते हैं। उसके बाद वह छोटी और बीच वाले दीवारों के बीच जो घर हैं वह सब अमीरों के लोगों का है जो अमीरों के लिए काम करते हैं। वे लोग अपने आप को ग्रेड बी कहते हैं। उसके बाद वह बीच वाली दीवार और हमारे पीछे जो सबसे ऊंची दीवार है उसके बीच में हमारे जैसी गरीब लोग रहते हैं। ध्रुव कहता है कि ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा क्यों? अनिकेत कहता है कि अगर कोई हमला करता है तो सबसे पहले हम मरेंगे और तब तक अमीर लोग लड़ने का उपाय निकाल लेंगे। ध्रुव कहता है कि हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं क्या? अनिकेत कहता है कि हम ग्रेड बी वालों के इलाके में जा सकते हैं, लेकिन टावर के आसपास भटक भी नहीं सकते हैं। वे साले हमें मार भी सकते हैं। ध्रुव कहता है कि यह जगह काफी खतरनाक लगती है। अनिकेत कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के 10 दिन बाद सब समझ जाओगे। ध्रुव कहता है कि ट्रेनिंग से याद आया, हमें वहां बुलाया गया है। अनिकेत कहता है कि हाँ सही कहा यार, वरना वह लंबी मूंछ वाला भड़क जाएगा। ध्रुव और अनिकेत दोनों सबसे बड़ी दीवार के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही बाकी लोग खड़े थे। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि यह सिटी तो काफी बड़ी है, फिर सिर्फ 20 लोगों को ही साल में क्यों यहाँ लाया जाता है? अनिकेत कहता है बीच वाले दीवार से टावर तक अमीरों का धौंस चलता है जहाँ एक भी जगह हमारे जैसों के लिए नहीं होती है। अब सबसे बड़ी दीवार और बीच वाले दीवार के बीच हम लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं है और जब कोई मरता है तब जाकर नए लोगों को यहाँ लाया जाता है। ये सुनकर ध्रुव कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह भी नर्क है। अनिकेत कहता है कि अगर उन अमीर लोगों से उलझोगे तो ये जगह यकीनन नर्क है। ध्रुव कहता है कि उनसे दूर रहना पड़ेगा। अनिकेत कहता है कि अगर ग्रेड सी में भी ज़्यादा फेमस हो गया तो भी वह लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी उनके काफ़ी जासूस होते हैं। यही सब बातें करते हुए अनिकेत और ध्रुव उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वह जगह सबसे बड़े दीवार के बाहर यानी कि डिवाइन सिटी के बाहर थी। ध्रुव जब बाहर आकर देखता है तो उसे दीवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वह दीवार इतना ज्यादा ऊंचा था कि उसके पीछे क्या है ये देखना असंभव था। वह बड़ा सा टावर भी बाहर से नहीं दिख रहा था। ध्रुव जब उस जगह पर पहुंचता है तो वहां मौजूद बड़े से जंगल को देखते हुए कहता है कि प्राचीन जमाने में भी धरती पर ऐसे ही जंगल रहे होंगे जिन्हें हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया।
ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर 1000 साल पीछे आ गए हो। उन सब के साथ खड़े होने के बाद लंबी मूंछों वाला आदमी प्रभात सारे लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ PSX में आने से पहले एक कड़ी ट्रेनिंग टेस्ट से गुजरे होंगे। सारे लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। प्रभात कहता है कि वह सारे टेस्ट बेमतलब के नहीं लिए गए थे, बल्कि आप यहाँ जिंदा रहने लायक हैं या नहीं इसके लिए सारे टेस्ट लिए गए थे। पहले टेस्ट में आप लोगों ने एक पंचिंग मशीन को हिट करके अपना स्कोर पता किया होगा। वैसे यहाँ काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं। वह स्कोर दरअसल आपका फिटनेस लेवल है, जो आपकी ताकत को दर्शाता है। आपका दूसरा टेस्ट जिसमें आप एक काफ़ी पतले पुल पर चले होंगे। यहाँ कई जगहों को ऐसे ही रास्ते जोड़ते हैं जहाँ आप चलने चाहिए, क्योंकि एक गलती और आप खत्म। अब तीसरे टेस्ट पर आते हैं। 2 मिनट पानी में रहना आपको जिंदा रख सकता है, क्योंकि यहाँ धरती के मुकाबले ग्रेविटी 1.5 गुना ज़्यादा है। पानी से डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलने में 2 मिनट लगता है, तब तक आपको अपने सांस को रोकना ही होगा। प्रभात आगे कहता है कि आपका सबसे खास 5वां और चौथा टेस्ट अक्सर जानवर और कई चीजें झाड़ियों में छुपे रहते हैं, जिन्हें वक्त रहते देख लेना जरूरी है, वरना मौत होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके साथ आपको झाड़ियों में छुपना भी आना चाहिए ताकि आप बच सके अगर कोई खूंखार जानवर हमला कर दे। आपको वेट उठाना और पत्थर तोड़ना का भी टेस्ट लिया गया होगा। प्रभात बगल में इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ जो टनल दिख रहा है आपको, वहाँ माइनिंग चलती है, जहाँ अगर आप कम करते हैं तो वो टेस्ट आपके लिए था। एक लड़का कहता है कि हम यहाँ मजदूरी करने नहीं आए हैं। प्रभात हंसते हुए कहता है कि जीने के लिए शायद तुम ऐसा करो। वो लड़का और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन प्रभात उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें आगे क्या करना है यह इस ट्रेनिंग के बाद डिसाइड कर लेना, तब तक चुप रहो। प्रभात कहता है कि आप लोग मेरे पीछे ये जंगल देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। कुछ हम इंसानों ने जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए हैं, तो बाकी जगहों पर शैडो निंजा और ब्लेज के लोगों ने लगाए हैं। आप लोगों को उन ट्रैप्स को डिटेक्ट करके उनसे बचने की ज़रूरत है, वरना आप सब भूख प्यास से वहीं ट्रैप में फंसे हुए मर जाएंगे, क्योंकि मदद काफ़ी कम मिलती है। इसलिए आप लोगों से ट्रैप वाला टेस्ट लिया गया था। ऐसे ही मशरूम जैसे पत्थर पर चढ़ने का भी टेस्ट था, क्योंकि यहाँ पहाड़ और ऊंची ऊंची ज़मीन ऐसी ही होती है, तो आपको उस पर चढ़ना आना चाहिए। एक आखिरी टेस्ट जो आपको हथियार चलाने का लिया गया होगा, वह सबसे खास है। उसके आगे प्रभात कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसका एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि यह धरती से आया है। प्रभात उस पेपर को पढ़ने के बाद कहता है कि क्या है ये? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या?